पिछले कुछ समय से मैं कल्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव देख रहा हूँ। बहुत से यंग लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हैं और ये चेंज सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देश जो अभी तक इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न कल्चर से, वो अब ये बोल रहे हैं दैट ट्रेडिशन इज द बेस्ट। लेकिन कुछ सालों पहले तक जब मैं कॉलेज में था, तब तक लोगों के दिल में ये चीज जिंदा नहीं हुई थी। स्पेशली यंग लोग रिलीजन और ट्रेडिशन के नाम से ही दूर भागते थे और उस टाइम पे मैं भी एक कट्टर नास्तिक था। बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन करते हो इन रिचुअल्स को और इन आइडियाज को और आपको एक डेफिनेटिव आंसर नहीं मिलता, तब आउट ऑफ इग्नोरेंस आप यही कंक्लूड कर देते हो कि ये सब तो अंधविश्वास है। मेरे को याद है एक दिन मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि सौरभ, तू भगवान में बिलीव नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है, कोई हमारे से बड़ी पावर है और कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू ये पूरी दुनिया आई है। लेकिन बहुत से लोग इस तरह की थिंकिंग से डिसएग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि ये रिलीजन और गॉड जैसे आइडियाज जो हैं ये पास्ट में शायद काम करे हों, लेकिन आज के समय पर ये बस डिवाइड और हेटरेट को ही बढ़ाते हैं। इसलिए हमें रिलीजन से छुट्टी काट लेनी चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी ऐसी नई चीज को डिस्कवर करते हैं, जैसे हम इस दुनिया में आए और हमने डिस्कवर करा कि एक चीज पहले से ही एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होता है रिलीजन, तो ऐसी चीज से डील करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए जिसे बोलते हैं चेस्टरटन्स फेंस। जीके चेस्टरटन एक फिलोसोफर थे जिन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी अपने इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि दो लोगों को रास्ते में चलते हुए एक फेंस लगी हुई मिलती है, यानी एक बाड़ लगी हुई होती है उनके रास्ते में, और उन दोनों में से जो मॉडर्न टाइप का इंसान होता है वो बोलता है कि मेरे को नहीं लगता कि ये फेंस किसी काम की है और हमें इसे हटा देना चाहिए, वैसे भी ये हमारे रास्ते को ब्लॉक ही कर रही है तो इसको हटा देते हैं। लेकिन उन दोनों में से जो वाइज इंसान होता है वो बोलता है कि नहीं, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस फेंस को यहाँ पर लगाया किस वजह से गया था, उसके बाद हम इसे हटा सकते हैं। बिकॉज अगर हम इसे ये जाने बिना हटा देते हैं कि इसको यहाँ पर किस वजह से लगाया गया था, तो आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। चेस्टरटन ये बोलते हैं कि एक फेंस को तब तक मत हटाओ जब तक तुम ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि उस फेंस को वहां पर लगाया किस वजह से गया था। बिकॉज दुनिया में हर चीज किसी वजह से एग्जिस्ट करती है और अगर हम रिलीजन जैसी हजारों सालों से चलती आ रही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बिना उसे स्टडी करे, बिना उसकी फंक्शनैलिटी को समझे उसको हटाने की बात नहीं छेड़ सकते हो। इतने हजारों सालों में लोहा गल जाता है, पत्थर टूटकर मिट्टी बन जाता है, लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें लिखी है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि समय इन पन्नों को फाड़ ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में वो बातें लिखी हैं जिनका समय से कोई लेना देना ही नहीं है। These things are timeless। इतिहास में लोगों ने मरना ज्यादा प्रेफर करा बजाय खुद के धर्म को नष्ट होने देने के। यानी रिलीजन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमें कंफर्ट और मीठे मीठे झूठ देता है, बल्कि रिलीजन हमें कोई इतनी ज्यादा जरूरी चीज देता है कि उसके पीछे हम डिस्कंफर्ट में जाने और खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो ये प्रॉमिस होता है रिलीजन का, वो होता है लिबरेशन या फिर हमारा और एब्सोल्यूट का मिलन। लेकिन टाइमलेस होने के बावजूद भी रिलीजन की एक बड़ी वीकनेस ये है कि समय के गुजरने के साथ साथ लोगों से क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं और वो उसे मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। और तभी इस एपिसोड में हम रिलीजियस और ट्रेडिशनल टीचिंग्स पर क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक मॉडर्न एथियस्ट की तरह जिंदगी जियो तो आपके साथ क्या होगा, वर्सेस अगर आप मॉडर्न दुनिया में भी ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ जियो तो आपके साथ क्या होगा। नंबर 1, फैमिली यूनिट। अनलेस आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही है कि हम जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं हमें उसे प्रोटेक्ट करना है और हमें अपने भाई बहन, अपने बच्चों और अपने माँ बाप की मदद करनी है उन्हें सच और मुक्ति तक पहुंचने में। ट्रेडिशन हमें बोलता है कि हम एक फल की तरह हैं जो एक बहुत बड़े पेड़ पर लगा हुआ है और इस पेड़ पर हमारे जैसे और भी बहुत से फल लगे हुए हैं जिनकी रूट्स सेम हैं। लेकिन मॉडर्न कल्चर हर इंसान को एक सेपरेट पौधे की तरह देखता है जिसकी जड़ें दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग हैं और वो किसी बड़े इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का पार्ट नहीं है। ट्रेडिशन बात करता है सिमिलैरिटीज की। हर स्क्रिप्चर हमें ये याद दिलाता है कि कैसे हम सब एक ही हैं, लेकिन मॉडर्न कल्चर हमें बोलता है कि नहीं, हम सब अलग अलग हैं। और तभी जो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं उनकी फैमिलीज टूट जाती हैं, फादर और मदर सेपरेट हो जाते हैं और अपनी रूट से डिस्कनेक्टेड होने की वजह से ऐसी फैमिलीज के बच्चों में टीनेज प्रेगनेंसी ज़्यादा होती हैं, उनमें खुदकुशी ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे चोरी और कत्ल ज़्यादा करते हैं, ऑल बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लू कि वो किससे जुड़े हैं और उनकी वैल्यूज क्या हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज बोलती हैं डोंट हैव टू मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स और जो आपका पार्टनर है बी लॉयल टू देम। लेकिन मॉडर्न कल्चर सेक्स को इक्वेट करता है फ्रीडम के साथ और वो चीटिंग को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इसी वजह से आज लोगों के साथ एक डीप बॉन्ड बनाना इतना मुश्किल हो गया है और डाइवोर्स रेट सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2, नो सेंट्रल पर्पस। रिलीजन आपको एक क्लियर पर्पस देता है और वो होता है मुक्ति। एक रीसेंट कम्युनिटी पोस्ट में मैंने अष्टवक्र गीता की बस एक वर्स को एनालाइज करके आपको ये बताया था कि किस तरह से हमारी सेक्रेड बुक्स अलग अलग तरीकों से हमारी कार्मिक बैगेज को कम करने और हमारे को लिबरेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हमें लगता है कि भगवत गीता में बस लीडरशिप, माइंड कंट्रोल, करेज और इसी तरीके के कई साइकोलॉजिकल लेसन्स हैं, लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से हमें बस यही लगता है कि यार ये बुक्स तो बस
पुरानी कहानियां हैं और अब हमें इनकी नहीं बल्कि साइंस की जरूरत है। लेकिन जिस मोमेंट से आप उपनिषद को पढ़ना शुरू करते हो, जिस मोमेंट से आपको कर्म की समझ आती है और जब आप हर चीज के साथ एक शैलो कंक्लूजन जोड़ने के बजाय हर चीज को क्वेश्चन करते चले जाते हो, तब आपको दिखता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको समझ आता है कि क्यों हमारे कल्चर में औरतें बिंदी लगाती हैं, क्यों हम अपने से बड़े लोगों के पैर छूते हैं, क्यों हम लोगों को हक करने या फिर उनसे हाथ मिलाने के बजाय उनके आगे हाथ जोड़कर उनको नमस्ते बोलते हैं, और कैसे ज्यादातर ट्रेडिशनल बिहेवियर्स के पीछे एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होती है और उनमें से एक बहुत छोटा सा पार्ट ऐसा होता है जो अंधविश्वास या डॉगमा से रिलेटेड होता है। नॉलेज के बिना आप या तो अपनी पूरी जिंदगी भटकते रहोगे या फिर आप किसी ढोंगी बाबा को पकड़ लोगे जो आपको ये इल्यूजन देगा कि आप अभी भी अपनी कल्चर और अपनी रूट्स के पास हो और आप अभी भी मुक्ति की तरफ ही बढ़ रहे हो। दूसरी तरफ मॉडर्न कल्चर का क्या पर्पस होता है? वो हमें बोलता है खाओ पियो ऐश करो, जितना मर्जी सेक्स करो, तुम एम्पावर्ड हो, अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा पैसों को प्रायोरिटी दो, अगर तुम पार्टीज में नहीं जाते तो तुम कूल नहीं हो, अगर तुम अभी भी अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हो तो तुम कूल नहीं हो। लेकिन इस तरह की एम्पावरमेंट किस बेवकूफ़ इंसान को चाहिए जहां पर एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। मॉडर्न कल्चर हमें एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह ट्रीट करने के बजाय एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है जिसे कांस्टेंट कंफर्ट और प्लेजर चाहिए। हमें ये झूठा आइडिया दिया जाता है कि लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन और टॉलरेंस अच्छी चीजें हैं, यानी अगर हम खुलकर मस्ती कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी लिमिट्स नहीं लगी हुई और हम किसी भी अनटेस्टेड आइडिया या फिर बिहेवियर को अपना रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर एक रिलीजन या फिर कल्चर आपका गला दबाकर बैठा है और वो आपको किसी भी चीज की फ्रीडम नहीं देता, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन इस एपिसोड को सुनने वाले ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका कल्चर इतना ज्यादा टॉलरेंट बन चुका है कि वो डाइल्यूट होता जा रहा है और वो अब खुद की वैल्यूज में ही बिलीव नहीं करता। इसी वजह से आज मॉडर्न कल्चर के ज्यादातर लोग लॉस्ट और एम्प्टी फील कर रहे हैं। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन गॉड, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। मॉडर्न लोग इन तीनों चीजों को आपस में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन रिलीजन का काम होता है हमें अपनी स्पिरिचुअल नेचर के पास पहुंचाना और स्पिरिचुअलिटी का काम होता है हमें सच, भगवान या फिर मुक्ति तक लेकर जाना। बहुत से लोग यही क्वेश्चन पूछते रह जाते हैं, इज देयर अ गॉड? बिकॉज उन्हें यही नहीं पता कि गॉड का मतलब क्या होता है। वो सोचते हैं कि गॉड कोई मूर्ति या फिर आसमान में बैठा इंसान है, बट नो, गॉड इज द फर्स्ट कॉज, वो सच जो हर सच से पहले आता है, वो इंटेलिजेंस जिसकी बुनियाद पे दुनिया का हर लॉ बना है, और वो सोर्स जिसमें से पूरी दुनिया पैदा होती है और वापस उसी में समा जाती है। और हिस्ट्री में जो भी इंसान ऐसा है जिसमें वो सारी क्वालिटीज मौजूद थी जो एक इंसान को सच और मुक्ति तक ले जाने के लिए जरूरी होती हैं, तब हमने उस इंसान को भी एक भगवान का दर्जा दे दिया। बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स इतने ज्यादा वाइज थे, वो अच्छे से जानते थे कि हम किसी भी नए बिहेवियर को सीखते हैं दूसरे इंसान को मिमिक करके। हम लॉजिकली ये जानते तो हैं कि हमारे सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स उपनिषद में मौजूद हैं, आप भी ये जानते हो, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमोशनल है और वो रिलेट नहीं कर पाता इन ड्राई फैक्ट से। इसी वजह से उनको यही फिलोसॉफिकल इंसाइट्स दी जाती हैं राम, कृष्ण और शिव जैसे आइडल्स के जीवन के थ्रू। इवन उपनिषद में मेंशन भी करा गया है कि हर कोई भगवान को ढूंढ तो रहा है, लेकिन हर कोई भगवान को ढूंढने के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। जो इंसान अपने इमोशंस को यूज कर रहा है उसके लिए भक्ति योग बहुत काम आता है, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए ज्ञान योग बहुत काम आता है, और जो अपने कर्म के थ्रू एब्सोल्यूट को ढूंढ रहा है और वो एक जगह पर शांति से बैठ नहीं पाता, ऐसे इंसान के लिए कर्म योग बेस्ट होता है। अगर आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो तो खुद से क्वेश्चन करो कि आप बाय डिफॉल्ट अपने किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप रिलीजन की हर चीज को क्वेश्चन करते हो कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नास्तिक हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए। जिस केस में आपके लिए जो बेस्ट चीज होगी वो होगी नॉलेज, और जो आपके लिए वर्स्ट चीज होगी वो होगी एरोगेंस और इग्नोरेंस, कि मेरे को पहले से ही सब पता है। और ये जो रिसेंट राइज हुआ है रिलीजन में और ट्रेडिशनल वैल्यूज में, मेरे हिसाब से यही है कि जो भी यंग लोगों के दिमाग में हमेशा से क्वेश्चंस चल रहे होते थे फिलोसॉफिकली, उसको आंसर करने के लिए अब ऑनलाइन बहुत से एजुकेटेड अच्छे लोग मौजूद हैं जो आपको क्लियरली ये बता सकते हैं कि अगर आप अपनी रूट से दूर हुए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा।